सोचिए, एक ऐसा कारोबारी साम्राज्य जिसकी बुनियाद मुनाफा नहीं कि भरोसा हो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 300 बिलियन डॉलर्स से भी बड़ा एक ग्लोबल एम्पायर आखिर भरोसे को अपनी नींव बनाकर चलता कैसे है, ये काम करता कैसे है। और इसी सवाल में छिपा है टाटा का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। देखिए, एक तरफ तो ये 300 बिलियन डॉलर से भी बड़ी एक मॉडर्न पावर हाउस है। जगुआर, लैंड रोवर और टीसीएस जैसे ग्लोबल ब्रांड्स इनके हैं। पर दूसरी तरफ पिछले 150 सालों से इनका बस एक ही मानना रहा है कि बिजनेस का असली मकसद कम्युनिटी यानी समाज की सेवा करना है। तो चलिए इस पैराडॉक्स को जरा समझते हैं। शुरुआत करते हैं ये देखकर कि वर्ल्ड स्टेज पर टाटा का एम्बिशन कितना बड़ा है। ये कहानी असल में शुरू हुई रतन टाटा के आने से। साल था 1991 जब वो चेयरमैन बने। उनका विजन बिल्कुल साफ था, एक ही मिशन था, टाटा को सिर्फ एक नेशनल चैंपियन नहीं बल्कि एक मल्टीनेशनल फोर्स बनाना था। चलिए किस्से पर चलते हैं। साल था 1999। टाटा मोटर्स का नया कार डिवीजन जो काफी स्ट्रगल कर रहा था, उसे बेचने के लिए कंपनी फोर्ड के पास पहुंची। और उस मीटिंग में जो हुआ वो काफी अपमानजनक था। फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स ने रतन टाटा से साफ साफ कह दिया, आपको पैसेंजर कार सेगमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, हम तो आपकी ये फेलियर खरीदकर आप पर एक एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने उस रात डील कैंसिल कर दी और वापस आ गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब देखिए समय का पहिया कैसे घूमा। सिर्फ 9 साल बाद 2008 में वही टाटा ग्रुप उसी फोर्ड से जो अब लगभग दिवालिया होने की हालत में थी, उनसे जैगुआर लैंड रोवर खरीद रहा था, और वो भी 2.3 बिलियन डॉलर्स में। और इस कहानी का क्लाइमैक्स 2008 में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही शब्द कहे जो उन्होंने कभी सुने थे, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टे। उन्होंने कहा, आप जेएलआर खरीदकर हम पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। टेबल्स पूरी तरह से टर्न हो चुकी थी। तो ये तो हुई बात कि टाटा क्या करता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि वो ये सब कर कैसे पाता है। इसका जवाब इस एम्पायर के यूनिक स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट में छिपा है। हाँ, मतलब एक फॉर प्रॉफिट कंपनी आखिर इतने बोल्ड मूव्स कैसे ले सकती है और साथ ही इतनी कंपैशन, इतनी करुणा के साथ काम कैसे कर सकती है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मुमकिन है? वेल, इसका जवाब है टाटा सन्स। ये टाटा ग्रुप की मेन होल्डिंग कंपनी है। मतलब ये वो पेरेंट कंपनी है जो बाकी सारी टाटा कंपनियों को कंट्रोल करती है। और हाँ, ये पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट पर इसके शेयर्स नहीं मिलते। अब यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, टाटा का 66% सीक्रेट। देखिए, टाटा सन्स का 66% हिस्सा यानी 2/3 से भी ज्यादा न किसी एक परिवार के पास है, न ही आम शेयर होल्डर्स के पास। ये है फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स के पास, मतलब परोपकारी संस्थाओं के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसका मेजॉरिटी हिस्सा कानूनी तौर पर समाज को वापस जाना ही जाना है। ये कोई सीएसआर एक्टिविटी नहीं है कि चलो थोड़ा दान कर दिया, नहीं, ये कंपनी के डीएनए में है, उसके कोर डिजाइन का हिस्सा है। ठीक है, कागज पर तो ये मॉडल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब असलियत में प्रेशर आता है तब क्या होता है? चलिए एक ऐसी ही सिचुएशन देखते हैं जिसने टाटा के इस भरोसे के फलसफे को आग पर परखा। वक्त था नवंबर 2008। मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ और निशाने पर था शहर का आइकॉनिक ताज होटल, जो कि एक टाटा लैंडमार्क है। इस हादसे के बाद टाटा ने जो किया वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि हार्वर्ड में इस पर केस स्टडी बन गई। सोचिए, उन्होंने सिर्फ अपने एम्प्लॉयज के लिए नहीं बल्कि हमले से प्रभावित हर नागरिक के लिए एक ट्रस्ट बनाया। जो स्टाफ नहीं रहे उनके परिवारों को लाइफ टाइम सैलरी दी गई। पीड़ितों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च, चाहे वो दुनिया में कहीं भी पढ़े, उसकी जिम्मेदारी ली। सभी एम्प्लॉय लोन्स माफ कर दिए गए और खुद रतन टाटा 3 दिन तक जमीन पर थे, सारी चीजों को पर्सनली लीड कर रहे थे। ये सब कोई चैरिटी नहीं थी, ये कंपनी का फर्ज था। कंपनी अपना वही फंडामेंटल पर्पस पूरा कर रही थी जो उसके ओनरशिप स्ट्रक्चर ने तय किया है, वही 66% वाला सीक्रेट। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये यूनिक मॉडल परफेक्ट नहीं है, इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं।
जहां एक तरफ ये ट्रस्ट स्ट्रक्चर बड़े लॉन्ग टर्म देश के हित में फैसले लेने की ताकत देता है, वहीं दूसरी तरफ इसी स्ट्रक्चर की वजह से कभी कभी लीडरशिप में डेडलॉक और पावर स्ट्रगल्स भी हो जाते हैं, जैसा हमने रतन टाटा के बाद के दौर में देखा भी। तो अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि ये 150 साल पुरानी फिलॉसफी टाटा ग्रुप के भविष्य को कैसे शेप कर रही है। भविष्य के लिए टाटा की स्ट्रैटेजी है वन टाटा, मतलब एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाना। इसे आसान भाषा में समझे तो सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएगी टाटा मोटर्स, उस गाड़ी के लिए चार्जिंग स्टेशन कौन लगाएगा? टाटा पावर। गाड़ी के अंदर का स्मार्ट सॉफ्टवेयर वो बनाएगा टाटा अलेक्सी और टीसीएस। गाड़ी को हल्का और मजबूत बनाने के लिए एडवांस स्टील वो आएगा टाटा स्टील से, और एंड कस्टमर के लिए इन सबको एक साथ लाएगा टाटा न्यू ऐप। देखा, पूरा इकोसिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है। और इस पूरे इंटीग्रेटेड विजन का मकसद बिल्कुल साफ है, ग्रीन और डिजिटल इकोनॉमी में लीडर बनना। और इसी के साथ उन्होंने 2045 तक नेट जीरो कार्बन होने का प्लेज भी लिया है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या टाटा का ये मॉडल सिर्फ एक हिस्टोरिकल अनोमली है, एक किस्मत से चली आ रही अलग चीज, या फिर ये कैपिटलिज्म के भविष्य के लिए एक नया ब्लूप्रिंट हो सकता है? अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का।